पाड़ा हो रहा है, अस्थिरता हो रही है। ये कहीं ना कहीं विकास विरोधी हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करते हैं और एक केओटिक, एक अराजक सा माहौल बनता है। ऐसा क्यों होता है ये सवाल, क्योंकि आज से 20 साल पहले अगर हम हिंदुस्तान के इतिहास देखें तो एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस। कुछ लोगों ने कहा यह पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस सिस्टम है, जहां पे एक पार्टी प्रीडोमिनेंटली नेशनल पॉलिटिक्स में सब जगह मजबूती के साथ मौजूद थी। 1989 के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरीके से दो चीजें एक साथ शुरू, कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस तंत्र का पतन, एंड इमर्जेंस ऑफ बीजेपी, बट इन द लॉन्ग रन इट्स फेलियर टू इमर्ज एज अ ट्रू नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। इन दोनों के की वजह से पैदा होता है तीसरा फ्रंट। चाहे 89 में उसको आप नेशनल फ्रंट कहें, 1996 में उसको यूनाइटेड फ्रंट कहें, चाहे जो कहें। और यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि फरीद जकरिया कहता है राइज ऑफ द रेस्ट, हमारे यहां कहते हैं रीजनलाइजेशन ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, यानी राष्ट्रीय राजनीति का क्षेत्रीकरण। मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर गहरे बहस की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों अभी नेटवर्क 18 ने एक सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की देश का मिजाज क्या है, देश सोचता क्या है, किस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनने की जरूरत है। और हमें ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो और बीजेपी, दोनों को मिला के हम करीब 300 सवा 300 के आसपास सीटें थी, यानी जो बाकी की सीटें थी वो क्षेत्रीय पार्टियों के पास जा रही हैं। तो अगर कोई भी पार्टी अपने बल पर सरकार नहीं बनाती है तो सवाल यह खड़ा होता है, क्या देश के अंदर अस्थिरता होगी? देश जिस आर्थिक मुहाने पे खड़ा हुआ है, क्या उसकी वजह से वो विकास की हमारी जो गति है जो वो प्रभावित होगी? ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पर चर्चा की जरूरत है। और इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा संजय पुगलिया जी को, जो एडिटर इन चीफ सीएनबीसी आवाज। संजय जी का एक और परिचय है, हमारे बॉस भी रह चुके हैं, तो इसलिए मुझे इनको डर भी लगता है। उसके साथ साथ पैनलिस्ट को बुलाना चाहूंगा, एनके सिंह साहब राज्यसभा मेंबर, जय पांडा, दिनेश त्रिवेदी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, नरेश गुजराल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। संजय प्लीज। आप यहाँ आइए सर। सिंह साहब आप यहाँ, मिस्टर पांडा आप वहाँ बैठेंगे सर। हाँ आप यहाँ आइए, आप यहाँ आइए। गुजराल साहब यहाँ, आप यहाँ आइए, यहाँ। हाँ सिंघवी साहब यहाँ। जनरली अगर लोग बीच में बैठते हैं। नमस्कार, धन्यवाद आशुतोष। हम अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और इसका विषय जो है वो ये है कि क्षेत्रीय पार्टियां जिस तरह से उभरती रही हैं, क्या वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहतर है या एक स्थिर और सुशासन के लिए खतरा है? एक आम धारणा बनी हुई है कि रीजनल पार्टी अगर आती है और ये जो कोएलिशन इरा है ये बड़ा खराब है, खिचड़ी सरकार आती है, ब्लैकमेल होता है, पता नहीं क्या क्या। और अभी चूंकि 2014 के चुनाव हैं और फिर बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि हिंदुस्तान का सामूहिक विवेक वाला वोटर क्या करेगा। इस विषय पर जितनी बहस आगे होगी उसको हम एक संदर्भ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ एक बहुत ही शानदार पैनल है जो सिद्धस्थ हैं इन विषयों के, उनसे हम बात कर रहे हैं। एनके सिंह साहब, जय पांडा साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, नरेश गुजराल साहब, दिनेश त्रिवेदी साहब। यहां पर आप देख रहे हैं कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, कांग्रेस ऑलरेडी अल्पमत में है। ये दरअसल देश का भी नक्शा यही है। 2009 का आंकड़ा देखा गया, 70 करोड़ में से 12 करोड़ वोट हैं कांग्रेस के पास, और सारी नेशनल पार्टियां मिला लें तो 50% के नीचे है। और एक स्टेटस कोइस्ट माइंडसेट को बड़ा डर लगता है कि पता नहीं ये रीजनल पार्टियां जो बढ़ रही हैं ये देश को डुबा देंगी, अगले 20 साल रहने वाली हैं ये। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और क्या साफ बहस कर रहे हैं या एक्सट्रीम बहस करेंगे कि नेशनल पार्टियां बहुत अच्छी होती हैं और रीजनल पार्टियां जो हैं ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, सुशासन के लिए ठीक नहीं है। एक आप अभी आए नहीं है मुख्यमंत्री जी, उनका जब मैंने एक बार इंटरव्यू किया था तो एक सेंटेंस मेरे दिमाग में रह गया है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा नेशनल पार्टीज, बोले रुकिए नेशनल पार्टीज कौन है?
सिर्फ मल्टी स्टेट पार्टीज हैं इस देश में, कोई नेशनल पार्टी नहीं है। इसी सवाल को लेकर सिंघवी साहब मैं पहले आपके पास आऊंगा। क्या ये इल्म है नेशनल पार्टी के नाम पर आप लोगों को कि अब रीडिफाइन होने की जरूरत है? आप लोग मल्टी स्टेट पार्टी हैं, आप कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को अब रीजनल पार्टी के साथ बात करने के टर्म और एंगेजमेंट के टर्म को बदलना होगा। मैं आमतौर पे आपकी बात से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि इस देश की फेडरलिज्म के लिए, इस देश के ढांचे के लिए अच्छा ये हो अगर केंद्रीय पार्टियां ज्यादा से ज्यादा प्रादेशिक पार्टियों की तरफ या प्रादेशिक पार्टियों की तरह सोचें और प्रादेशिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय पार्टियों की तरह सोचें। ये कन्वर्जेंस आवश्यक है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो समझता हूं कि प्रादेशिकता या प्रादेशिक पार्टियों से हमारे को नुकसान हुआ है। मिक्स्ड बैग है, कुछ नुकसान जरूर है, लेकिन हमारा जो फेडरल ढांचा है, हमने जब ये संविधान बनाया तो हमारा फोकस रहा केंद्रीकरण पे। एक ऑस्ट्रेलियन लेखक ने इसको कहा क्वेज़ाई फेडरल है हम फेडरल नहीं हैं, क्वेज़ाई फेडरल हैं, क्योंकि हमारे ज्यादा जो भी मुख्य अंग हैं वो केंद्र की तरफ देखते हैं। लेकिन पिछले 60 वर्षों में सबसे रोचक कहानी ये रही है कि कई कारणों से हम प्रैक्टिस में, हम ऑपरेशनल में, रियलिटी में हम ज्यादा फेडरल हो गए हैं, और उनका एक मुख्य कारण है प्रादेशिक पार्टियां। और उन प्रादेशिक पार्टियों से जो एक जमीन पे कई सारे जो आशाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उनको भी व्यक्त करने का एक तरीका मिलता है, नहीं तो वो सभी कुछ केंद्र के स्तर पे आके एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये कन्वर्जेंस अच्छी रहेगी, बिल्कुल, लेकिन साथ साथ उसके विकार भी हैं, वो एक अलग मुद्दा, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपने एक पॉइंट छोड़ा, उसी से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि रीजनल पार्टियों को भी नेशनल पार्टियों की तरह से और राष्ट्रीय आउटलुक को समझने और बढ़ाने की जरूरत है। तो इल्जाम यह है रीजनल पार्टियों के जितने प्रवक्ता प्रतिनिधि यहां बैठे हैं कि आप लोग पैरोकियल हैं, नैरो हैं, और कुछ तो नेशनल डायनेस्टीज हैं और कुछ रीजनल डायनेस्टीज हैं, और इस तरह का एक अजीब सा मिक्स बैग है। ये सीरियस इल्जाम है। हम तो उस तरफ खड़े हैं, थिंक इंडिया के तौर पर अगर मैं कह सकूं तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी का ये पेनफुल एक्सरसाइज भी है, तो इसको बहुत जोर से चलना चाहिए। सिंह साहब, पैरोकियलिज्म और नैरो इंटरेस्ट को परस्यू करती है क्षेत्रीय पार्टियां। मेरे जानते मैं जो अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा, मैं उससे सहमत हूं कि क्षेत्रीय पार्टीज और नेशनल पार्टीज में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को सुदृढ़ करती है, और जो हम लोगों की डेमोक्रेसी है उसे और डाइवर्स जो भारत का रूप है, उस डाइवर्सिटी का ये एक अंग है। यदि अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं होते तो शायद जैसा कि वीएस नागपाल साहब ने लिखा है, ए लैंड ऑफ ए मिलियन म्यूटनीज। तो अगर जो भारत की डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, लोगों की आकांक्षा है, उस आकांक्षा की पूर्ति में क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वह एक बहुत महत्वपूर्ण अहम वो उनका योगदान है। तो इसलिए मेरे जानते हैं, और आप भारत के आर्थिक इतिहास को देखें, जो लगभग शायद सिंघवी साहब इससे सहमत हों या नहीं, जो जिसे लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं, वह कब था? वह तब था जब एक ही मुख्य पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, पार्लियामेंट में उसकी मेजॉरिटी थी, लगभग सभी राज्यों में उन्हीं की सरकार थी, लेकिन हम लोग 3% का विकास हुआ। 8 से 9% का विकास कब हुआ? जब कोलिशन की सरकार बनी, जो रूप सरकार की उभर करके आई, उसमें क्षेत्रीय पार्टीज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। तो मेरे जानते जो विकास के दृष्टिकोण से लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का होना भारत के लिए अच्छा नहीं है, मेरे जानते यह भ्रम है। बिल्कुल, इसी आर्गुमेंट को अगर आप आगे बढ़ाएं तो क्षेत्रीय पार्टियों के पक्ष में क्या तर्क है जिससे यह माना जा सके कि आप लोग पैरोकियल नहीं और सिर्फ अपने राज्य का एजेंडा परस्यू नहीं करते हैं? जब दिल्ली में बात करते हैं 116 बिल पेंडिंग पड़े हुए हैं लोकसभा में। मैं पहले ये कहूंगा कि हमारा सक्सेस का फॉर्मूला यह है कि हम लोगों के पास हैं, नजदीक हैं, क्योंकि एक परंपरा बन गया था पिछले इतने दशक से कि दिल्ली में बैठकर एक वन साइज फिट्स ऑल करके योजनाएं सब दिल्ली से भेजा जाता था, जो अरुणाचल हो या उड़ीसा हो या केरला हो, इसका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था, इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा था। उसी की वजह से हमारा तरक्की नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आज आप देखिए कौन से राज्यों में अभी भी हमारी प्रगति और विकास ज्यादा
जोर से हो रहा है। आज कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत गिरा हुआ है, लेकिन आज का दिन भी आप बिहार देखिए, आप उड़ीसा देखिए, हम लगभग 10% रेट पर ग्रो कर रहे हैं। पिछले 10 साल में भारत में 15% गरीबी कमा हुआ है, और अगर आप उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में 25% कमी हुई है। इसका मतलब क्या? वी आर अचीविंग सम सक्सेस, और इसका फायदा क्या होता है? अब देखिए, कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी है इंडिया में। एंटी इनकम्बेंसी कहां है? इन केंद्र में है, उन राज्यों में है जो अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो ग्रोथ रेट। लेकिन आप बिहार देखिए, आप उड़ीसा देखिए, और ऐसे भी राज्य हैं जो सेंट्रल दल भी उसको रूल करते हैं, वहां भी सक्सेस होते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा, जो कहा जाता है, आरोप लगा जाता है कि हम नेशनल व्यू पॉइंट नहीं देखते हैं, ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एनसीटीसी पर ऐसा एक आरोप लगा, लेकिन एनसीटीसी पर रीजनल दलों ने क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि फेडरलिज्म का मीनिंग यह होता है कि हम जो रोल मॉडल फॉलो करें वो होना चाहिए यूएस में जो है, वो होना चाहिए इंग्लैंड में जो है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की आईएसआई या रशिया का केजीबी का जो मॉडल है, जो सीक्रेटली सेंटर से सब किया जाता है, वो मॉडल हम फॉलो नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब नहीं है कि हम टेररिज्म के खिलाफ नहीं हैं। जी, आपने जिक्र किया कि गरीबी घटी है, विकास हुआ है। थोड़ा इसको कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है। लो बेस पे 10-15% ग्रोथ को बहुत बड़ी सक्सेस बताना, और वो भी पॉपुलिज्म के जरिए, इंटाइटलमेंट के जरिए, रियल गवर्नेंस और डेवलपमेंट के जरिए नहीं, ये एक और अलग पैरेलल नैरेटिव चलता है। दिनेश त्रिवेदी जी, अगर ये इल्जाम मैं आपके पास लेकर के आऊं कि ये लो बेस पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट जो कर रहे हैं बिहार या उड़ीसा की कहानी को, ये थोड़ा सा ये भी मिसरिप्रेजेंटेशन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, मुझे तो कोई इसमें फर्क नहीं नजर आता है। फर्क इसलिए नहीं नजर आता है कि क्षेत्रीय पार्टी भी नेशनलिस्टिक होती है। तो ये जो फर्क हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोकतंत्र में, जमहूरियत में, मैं समझता हूं लोगों पर छोड़ देना चाहिए। और जहां तक ग्लोरिफिकेशन की बात कही, अब बेस यदि लो है तो जो भी क्षेत्र की बात करे उसको कभी ना कभी ज्यादा समय के लिए एक नेशनल पार्टी रूल करती थी, तो लो बेस लो ही रखा गया था। उसीलिए रीजनल पार्टी आई, और रीजनल पार्टी जिसको आप कहते हैं, कल वो नेशनल पार्टी का रूप धारण कर लेगी। आपके जो समीकरण अभी किए 10 दिन पहले, वहां आज क्या बात हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पूरा दायरा खुला हुआ है। कोई भी क्षेत्र से आज के कोई भी मुख्यमंत्री एक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वो नेशनल रूप धारण जरूर कर लेंगे। तो मुझे कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। गुजराल साहब, आप एक बहुत ही शानदार और एक ट्रेडिशनल ढंग से उमर्ज हुई पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और बीजेपी से डील करते हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है बीजेपी से जब डील करते हैं अपने मुद्दों पर? तो इस बात का जवाब देने से पहले मैं सिंघवी जी ने जो कहा उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि क्षेत्रीय पार्टियों को नेशनल पार्टीज की तरह सोचना चाहिए। इनकी मेन नेशनल पार्टी है। अगर हमने ऐसा किया तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। एक तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, दूसरा करप्शन भी बहुत बढ़ जाएगी, और स्कैम बढ़ जाएंगे। तो मैं इनके साथ इस बात पे एग्री नहीं करता कि हमें इनकी तरह सोचना चाहिए। इनके रास्ते पे नहीं चलना, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। और क्योंकि हम अपना ही रास्ता अपना रहे हैं, इसीलिए सारी क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ रही हैं और बार बार इलेक्ट हो रही हैं। जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो पीछे रह गई है। जी, वैसे अभी नेशनल पार्टी रीजनल पार्टी से घिरी हुई है, यदि आप अभिषेक सिंघवी को देखा जाए। बिल्कुल। अब अभिषेक सिंघवी साहब के पास एक सवाल लेके ये आऊंगा कि आपने जो कहा कि फेडरलिज्म मजबूत होना चाहिए, आपको उनकी तरह, उनको अपनी तरह सोचना चाहिए, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? मिसट्रस्ट देखिए आप दोनों पक्षों के बीच में, जितनी छोटी पार्टियां हैं जिनका समर्थन चाहिए, और आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्या यूज करते हैं? सीबीआई, बिल पर लेन देन, और एक आईएएस अफसर पर झगड़ा, जिस पर हमको बताया जाता है कि हम तो आईएएस अफसर आप ले जाइए, अपना वापस कर लीजिए। मिसट्रस्ट की परिस्थिति इतनी खराब करने में कांग्रेस का योगदान कम नहीं है। मैंने सोचा था कि ये बात सिद्धांत पे हो रही है, लेकिन गुजराल साहब इस पे राजनीति ले आए हैं।
आप भी अब एक राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि मैं प्रादेशिक पार्टियों का समर्थन करता हूं, सिद्धांत से भी, संविधान के ढांचे के आधार पर भी, फेडरलिज्म के आधार पर भी। और इस देश में जैसा एक लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म आया, प्रादेशिक पार्टियां आई, पंचायती राज और विकेंद्रीकरण आया, फिस्कल फेडरलिज्म आया, इस सब से जो ढांचा यूनिटरी था वो ज्यादा फेडरल बना है और वो अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेडरलिज्म के विकार नहीं है। जो हम एक लोकतांत्रिक टैक्स पे करते हैं इस देश में, विलंब का, ज्यादा बातचीत का और कम एक्शन का, वो विलंब बढ़ता है इस दावपेच में। हम इस बात को नहीं भुला सकते कि कितने भी आप सिद्धांत पे रखें, इस प्रकार की राजनीति अंदर आ ही जाती है कि मेरी पार्टी केंद्र में इस रंग की है, इनकी पार्टी प्रदेश में इस रंग की है। जीएसटी एक उदाहरण है, मैं उसके मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं। एनसीटीसी भी उदाहरण है, और भी कई उदाहरण हैं जहां विलंब एक औसतन विलंब से कहीं ज्यादा होता है और वो विलंब इस देश को महंगा पड़ता है। ये मैं समझता हूं आसान नहीं है कि अपने राजनीतिक रंग को छोड़कर या भूलकर प्रादेशिक पार्टियां या राष्ट्रीय पार्टी पूरी तरह से एक्शन करें। इसलिए हमको एक भविष्य में, मैं समझता हूं, एक न्यूनतम प्रोग्राम प्रादेशिक और केंद्रीय पार्टियों के बीच में भी बनाना पड़ेगा, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर फेडरलिज्म, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें व्यर्थ ही विलंब होता है। और मैं निजी रूप से मानता हूं कि एनसीटीसी के बहुत अच्छे फीचर्स थे, जीएसटी भी बाद में अंततोगत्वा परिवर्तित होने वाला है, लेकिन समय बहुत लगा है, इतनी बातचीत होनी पड़ी। आपको ये जो टैक्स लगता है हमारे को, मैं नहीं समझता देश इस टैक्स को पे कर सकता है। मजाक के तौर पर आपको तो बड़ी जरूरत है, तो देखिए हमने तो 4 बैठा रखे हैं, लुभाइए आप जिनको लुभाना है। आपने बीजेपी को तो साफ ही कर दिया है, वो बात नहीं, हम समझते हैं गुजराल साहब बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे चूंकि ये बहस रीजनल बनाम नेशनल पार्टी है और आप वकील हैं, तो पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए दोनों नेशनल पार्टियों का बचाव आप कर सकते हैं। एक सैद्धांतिक रूप से प्रश्न उठाया गया है पहले कि इस प्रकार के प्रादेशिक पार्टियों के विकास से क्या राष्ट्रीय पार्टी कोई बचेगी। बिल्कुल, और उस आधार पे तो एक प्रोग्राम होना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी का भी साझेदारी वाला प्रोग्राम। लेकिन मैं समझता हूं ये एक स्वप्न लोक की बात है, ठीक है, कभी होगा नहीं। ये सैद्धांतिक रूप से, आइडियोलॉजिक रूप से नहीं होगा। सीरियस नोट, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, जीएसटी का उदाहरण, एनसीटीसी का उदाहरण। आप लोग जो कहते हैं कि हम लोगों के पास एक राष्ट्रीय समझ और आउटलुक है और हम कोई आपसे कम नेशनल आउटलुक वाले लोग नहीं हैं, लेकिन एफडीआई इन रिटेल और जीएसटी और एनसीटीसी, ये सारे वैसे उदाहरण हैं जिसमें कांग्रेस की छोड़िए, हमको उनकी परवाह नहीं है। हम नहीं कन्विंस हो पा रहे हैं कि आप लोग तर्क से चल रहे हैं, आप लोग सही बात कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल अड़ंगे के लिए ही उसको रोका जा रहा है। सिंह साहब, मेरे जानते ये लांछन क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर जो आप किस रूप से लगा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी देश की आर्थिक इतिहास का अगर अध्ययन करें तो वही विकास चल सकता है जिसमें एक सभी का कंसेंसस हो। आप और फेडरल मॉडल्स ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया के फेडरल मॉडल ले लें, बहुत अच्छी मॉडल है। सिंघवी साहब ने कहा कि जीएसटी में विलंब हो रहा है। कनाडा का आप अगर उदाहरण लें तो उन्हें इस तरह के जीएसटी बनाने के लिए लगभग 15 से 20 साल समय लगा था, और जब समय लगाने के बाद जीएसटी लगा तो वो कनाडा के विकास में एक उसका महत्वपूर्ण उसका एक योगदान रहा। तो मेरे जानते वही रिफॉर्म्स और वही विकास का रास्ता सक्सेसफुल हो सकता है जो सभी के कंसेंसस से बने, भले ही उसमें समय लगे, क्योंकि रोज रोज रास्ता नहीं बदल सकता है। भारत के समक्ष एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट, तो आप ये कह रहे हैं कि ये समय वैलिड लग रहा है और ये कंसेंसस के लिए रूलिंग पार्टी पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि आप देखें कि और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण लें तो मेरे जानते रोज रोज लेजिस्लेशन नहीं बदल सकते हैं। जो भी लेजिस्लेशन हो वो सही लेजिस्लेशन हो और एक कंसेंसस के माध्यम से हो, वही विकास के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। इसका आप भी मैं इस पर कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दलों का एक आदत बन गया है कि एक बार इलेक्शन जीत जाए तो 5 साल वो किसी को आंसरेबल नहीं है। जब कोई नया पॉलिसी निकालते हैं जस्ट अनाउंस कर देते हैं और उसको प्रमोट नहीं करते हैं, बेचते नहीं हैं। आप कंपेयर कीजिए विद अदर डेमोक्रेसीज, आप यूएस में प्रेसिडेंट ओबामा से कंपेयर कीजिए, जर्मनी में चांसलर मर्केल से कंपेयर कीजिए, यूके में कैमरॉन से कंपेयर कीजिए। वो जो 4-5 साल रहते हैं पावर में,
वो हर दिन उनके पॉलिसीज बेचते हैं, वो मीडिया में प्रमोट करते हैं, एलाइज को प्रमोट करते हैं, ऑपोजिशन को प्रमोट करते हैं और पब्लिक को प्रमोट करते हैं। हमारे देश में ये होता है क्या? प्राइम मिनिस्टर कब जाके प्रमोट करते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट कैपिटल्स को जाके कन्विंस करते हैं चीफ मिनिस्टर्स को? मैं ये जो आप जीएसटी के बारे उदाहरण दिए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। 10-12 साल पहले जब वीएटी अप्रूव हुआ कैसे? बिकॉज ऑफ गिव एंड टेक। देयर वॉज लॉट ऑफ डायलॉग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये डायलॉग जो अभी हो रहा है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में, वो इट स्टार्टेड लेट, लेकिन हमारे लीडर्स जो पब्लिक स्टैंड लेना चाहिए ये पोजीशन सब बेचने के लिए टू द पब्लिक एंड टू पार्लियामेंट, वो नहीं होता है। तो आवर डेमोक्रेसी हैज प्रोग्रेस्ड टू अ सर्टेन स्टेज कि पुराने ढांचे अभी नहीं चलेंगे। अभी इलेक्शन जीत गए का मतलब नहीं है कि 5 साल आप सिर्फ घोषणा करेंगे आपके पॉलिसीज, आपको वो पॉलिसीज को बेचना पड़ेगा। बिल्कुल। सिंघवी साहब, इसमें आप कहना चाहेंगे कि ये जो सेल करना है, पब्लिक को कन्विंस करना है और वो कन्विक्शन होना चाहिए लीडरशिप का, उससे बड़ा डर लगता है। वोट का जोड़ घटाव करते रहते हैं कि ये बोलेंगे तो क्या समझा जाएगा। वो तो हमारी आज की जो लोकतंत्र है उसमें एक अंतर्हित हिस्सा है। आप समझिए कि आज आप लोगों के होते 400-500 मिलियन लोगों को मीडिया होते, करीब 500 चैनल होने के बाद क्या कोई भी नीति बिना आपसे वार्तालाप किए, बिना आपसे इंटरेक्ट किए बेची जा सकती है? हमारे आज 1991 से लगभग 25 वर्ष से गठबंधन की सरकारें चल रही हैं, केंद्र पे भी और प्रादेशिक स्तर पे भी। तो गठबंधन में जो हमारे साथ होते हैं केंद्र में, वो प्रदेश में कई बार पावर में होते हैं या प्रादेशिक पार्टियां होती हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप को मार्केट करना या अपने प्रस्ताव को उनसे पारित करवाना, ये हमेशा कभी भी एक कमरे में बंद बैठ के घोषणा करने से हो ही नहीं सकता। लेकिन एक कसौटी जो होनी चाहिए वो है कि कब तक आप बेचते रहेंगे, कब तक वार्तालाप चलता रहेगा और कब वो परिवर्तित होगा ठोस एक्शन में। इन दोनों में एक संतुलित भाव होना आवश्यक है। मैं समझता हूं वो संतुलन हमारे देश में वैसे भी विलंब की तरफ है और फेडरलिज्म के कुछ ऐसी कसौटियों के कारण और भी ज्यादा विलंब की तरफ है। मैं नहीं सहमत हूं इस बात से। मैं बिल्कुल ही मानता हूं कि बातचीत करना बहुत आवश्यक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन 10-12 वर्ष की जो लग्जरी है वो हम कनाडा की तरह नहीं कर सकते हैं अफोर्ड। हमारे यहां पर अगर आज 4 वर्ष लग गए हैं, लगभग 2.5 वर्ष लग गए हैं एनसीटीसी की बातचीत में, 4 वर्ष से ज्यादा लग गए हैं जीएसटी में, तो वो एक लोकतांत्रिक टैक्स है जो मैं नहीं समझता कि ये देश अफोर्ड कर सकता है। आपने संतुलन की बात की, इसलिए मुझे एक सप्लीमेंट्री आपके पास लेके आना पड़ेगा वक्त और संतुलन की। आपने अचानक तेलंगाना कर दिया। आप समझते हैं कि इसका रीजनल एस्पिरेशन पे क्या असर है और एक नेशनल आउटलुक की पार्टी का व्यवहार कैसा है? और तीसरी बात, अभी आपको नीतीश बाबू बहुत अच्छे लगते हैं। 1 साल में 2 पैकेज, ममता मांगे तो वो पैकेज नहीं मिलेगा, पांडा जी मांगे तो वो पैकेज नहीं मिलेगा। ये जो अवसरवादिता है, इसका ये एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट आप लोग कर रहे हैं। निजी रूप से तो नीतीश जी मेरे को बहुत अरसे से बहुत अच्छे लगते हैं, इनके कई प्रोग्राम में बैठा हूं, इसलिए उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आपने बड़ा रोचक प्रश्न पूछा। ये क्या संभव है कि हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के बाहर पिछले 3 वर्षों से हमारी कड़ी निंदा हो रही है कि आप तेलंगाना में बहुत अपने पैर घसीट रहे हैं, बहुत समय निकाल रहे हैं, और साथ साथ आपका आरोप भी सही हो सकता है कि हमने अचानक कर दिया तेलंगाना में, और अचानक शब्द में कोई सरोकार ही नहीं है। हमने इतनी इसमें बात की है हर स्तर पे। देखिए, ये एक ऐसा निर्णय है जिसमें भावनाएं हैं। कोई भी निर्णय हो, तेलंगाना की तरफ, रायलसीमा की तरफ या सीमांध्रा की तरफ, इससे कभी संतुष्टि व्यापक रूप से नहीं हो सकती जी। इसलिए जब भी होगा तो इसमें असंतुष्टि होगी। हमने इसमें इतने लंबे समय के लिए, मैं समझता हूं ज्यादा लंबे समय के लिए बातचीत करके एक निर्णय लिया है। उस निर्णय के लिए हम एक जिम्मेवारी लेते हैं, हम सामने खड़े हैं, उसके लिए निंदा लेने के लिए भी, उसका फायदा उठाने के लिए। मैं एक कारण बताता हूं, ये तो चलिए अभी की सुर्खियां हैं, छोड़िए, लेकिन इसके पीछे रियल प्रॉब्लम है।